ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। इस बुलेटिन में जानेंगे बांका में कैसे स्नान करने के दौरान 4 बच्चियों की हुई मौत और दिखाएंगे गिरिडीह में कैसे पुराना नगर में निशुल्क आयुर्वेदिक चिकित्सा शिविर का हुआ आयोजन। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। बांका जिले के आनंदपुर ओपी क्षेत्र के बहरार गांव में कर्मा के संजत के दिन पोखरा में स्नान करने के दौरान 4 बच्चियों की मौत हो गई। आपको बता दें कि 5 लड़कियां गहरे पानी में चली गईं। कुछ बच्चियां बाहर भी थीं जिन्होंने गांव में पहुंचकर आपबीती सुनाई, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। ग्रामीणों ने पोखरा से 5 लड़कियों को निकाला, जिसमें 4 लड़कियों की मौके पर मौत हो गई, वहीं एक की स्थिति गंभीर बनी हुई है। आपको बताते चले कि सूचना पाते ही घटनास्थल पर आनंदपुर ओपी अध्यक्ष विपिन कुमार अपने दल बल के साथ पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेते हुए पंचनामा तैयार कर अग्रिम कार्यवाही हेतु बांका पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। चांदन अंचल अधिकारी रविकांत ने भी सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंचकर परिजनों को समझाते हुए आपदा प्रबंधन से मिलने वाली राहत कोष दिलाने की बात कही है। इस हृदय विदारक घटना से न केवल आनंदपुर ओपी क्षेत्र के लोग दुखी हैं, बल्कि बांका जिले से जो लोग इस घटना को सुनते हैं सभी आवक एवं स्तब्ध हो जाते हैं। आइए जानते हैं इस विषय में थाना आनंदपुर ओपी बांका सुरेश यादव ग्राम बहरार का क्या कुछ कहना था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश है। ये घटना कैसे हुआ थोड़ा सा बता दें आप। अरे लड़की लोग सब कर्मा करने के बहाने में थी, मैं क्या कहते हैं कर्मा थी आज संता अच्छा, नहाने के लिए नदी में गई थी, ठीक है। हाँ। पोखर में पोखर पोखर खना हुआ है हाँ। जंगल के किनारे, और उस पोखर में पानी ज़्यादा था, उसमें नहाने गया था, गई थी वो सब। उसके बाद वहाँ से यहाँ कोई बच्चा वहाँ से आया और बोला दे कि 4 गो बच्चा डूब गया। छोटा छोटा बच्चा आया और बड़ा बच्चा सब वहाँ डूबा। ये कितने वर्ष का था ये बच्ची? ये सब बच्चा 13, 12, 13 साल के था। 13 सब एक ही बार? एक ही उम्र, सब चारों एक सेम का, 13 साल 14 साल का बच्चा। जो अभी जो डेट किया उसका नाम क्या है? इसका नाम है, क्या नाम है? पूनम कुमार। पूनम कुमारी। पिता का नाम क्या है? पिता का नाम शंकर यादव। और जो डेट किए उनका नाम? और जो डेट किया अभी शाहजहाँ हॉस्पिटल में वो ले गया उसको, अभी तो वहाँ से उसको भी मृत घोषित हो गया। अभी कंफर्म नहीं बता सकते हैं, लेकिन आ रहा है कि वो जो वहाँ लोग जो है उसको फोन लगा पूछे तो बोला ये भी खत्म है, अभी छोड़ नहीं रहा उसको। अब वो सबको आना दीजिए, उसके बाद रिपोर्ट लीजिएगा। बांका से सी न्यूज संवाददाता राकेश की रिपोर्ट। कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड अंतर्गत 21 सूत्रीय मांगों को लेकर सभी कार्यकर्ता अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। गगन जीविका संकुल स्तरीय संघ बेलाओं के द्वारा आवेदन के द्वारा निम्न मांगे रखी गयी। जीविका कैडर को 20,000 वेतन, सुरक्षा के साथ साथ 5 लाख की दुर्घटना बीमा लागू हो, पोशाक के साथ साथ पहचान पत्र निर्गत हो, सभी जीविका कैडरों को मेडिकल कॉलेज एवं पीएफ लागू किया जाए, सभी जीविका कैडर को सरकारी छुट्टी लागू हो, सीएलएफ में ओसी मंडे लेना बंद हो एवं कैडरों को 60 वर्ष तक पदस्थापित हो, सीएलएफ भी हो एवं समूह अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष को 5,000 तक मानदेय मिले, समूह की महिलाओं को 2 वर्ष तक ब्याज मुक्त ऋण मिले, सहायक महिलाओं का लोन माफ हो, सभी गरीबों के बच्चों के लिए बेहतर चिकित्सा की समुचित व्यवस्था मिले, पूरे बिहार में एक समान शिक्षा लागू हो। निर्मला देवी ने कहा कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम सभी कैडर जीविका कार्यालय से संबंधित कोई भी कार्य नहीं करेंगे। इस रैली में सीएम पवित्र देवी, कुसुम देवी, प्रेमलता देवी, शायद सैकड़ों की संख्या में कम्युनिटी मेंबर शामिल रहे। आपका क्या मुख्य मांग है? हम लोगों का यही मांग है कि जीविका कैडरों को 20,000 वेतन लागू हो, सुरक्षा के साथ साथ 5 लाख का दुर्घटना बीमा हो, पोशाक के साथ साथ पहचान पत्र मिले। हम लोग बिना पहचान पत्र के हैं, किसी को बता जाएंगे वहाँ तो कैसे मालूम चलेगा कि हम लोग का हैं? उन लोग को बताना पड़ता है कि हम लोग जीविका हैं। पहचान पत्र रहेगा तो लोग जान जाएंगे कि नहीं जीविका से आई हैं। सभी जीविका कैडरों को सरकारी छुट्टी लागू हो, हम लोग को छुट्टी नहीं मिलता है। अतवार हो या मान लीजिए कोई भी पर्व त्यौहार हो, अगर इन लोगों का काम लग जाएगा तो ये लोग अपना करवाएंगे। हाँ, असहाय महिलाओं को लोन माफ हो। मान लीजिए कि कोई महिला है उसमें जुड़ी हैं और उनका मृत्यु हो जाता है, फिर भी वो भरती हैं, उनके घर वाले जो हैं लोन भरते हैं। क्या तो आपका नाम है? माफ हो जाए। उर्मिला देवी। आपका क्या नाम है? किस पद पर हैं आप? अध्यक्ष के पद पर। सीएम है ना? हाँ, अध्यक्ष। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। खबर मोतिहारी के पकड़ी दयाल से, जहां अनुमंडल के राजेपुर थाना स्थित नरहा पानापुर में स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंस कंपनी शिवहर के कलेक्शन एजेंट, ब्रांच मैनेजर एवं क्लस्टर मैनेजर के द्वारा आपराधिक षड्यंत्र रचकर अपनी ही कंपनी के पैसे को गबन करने की नीयत से लूटकांड का रूप दिया गया।
एजेंट ने 7 सितंबर को राजेपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई, जिसका राजेपुर पुलिस ने कलेक्शन एजेंट, ब्रांच मैनेजर एवं क्लस्टर मैनेजर को 1,38,500 रुपए के साथ गिरफ्तार कर लूटकांड का उद्भेदन किया है। इस संदर्भ में डीएसपी सुबोध कुमार ने प्रेस वार्ता में बताया कि राजेपुर थाने में स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंस कंपनी के एजेंट द्वारा मोबाइल एवं कंपनी के कागजात लूटने की घटना का प्राथमिकी 7 सितंबर को दर्ज कराई गई थी। उक्त कांड के उद्भेदन के लिए डीएसपी के नेतृत्व में एक एसआईटी टीम का गठन किया गया। टीम ने उक्त कांड का तकनीकी एवं वैज्ञानिक अनुसंधान कर फाइनेंस कंपनी के कलेक्शन एजेंट समस्तीपुर जिले के बगरा थाना स्थित कुबौली राम निवासी धनंजय कुमार, रोहतास जिले के बघेला थाने के भावपोखर निवासी दीपक सिंह, समस्तीपुर जिला बगरा थाना स्थित मोरादपुर बगराहा निवासी नीरज सिंह को हिरासत में लेकर पूछताछ की। आपको बता दें कि उन्होंने बताया कि विगत माह 30 अगस्त को शिवहर ब्रांच में ऑडिट हुआ था, जिसमें कुछ पैसा शॉर्ट पाया गया था, जिसकी भरपाई के लिए तीनों ने फर्जी लूटकांड का रूप दिया था। तीनों की निशानदेही पर प्राथमिकी में दर्शाए गए लूट का मोबाइल, नगद 1,38,500 रुपए एवं कंपनी के कागजात को बरामद किया गया है। तीनों कर्मियों को जेल भेज दिया गया है। दिनांक 5 सितंबर को राजेपुर थाना अंतर्गत ग्राम नरहा पानापुर में स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंस कर्मी से 1,81,580 रुपया मोबाइल एवं कंपनी का कागजात था, उसको लूटने का मामला प्रतिवेदित हुआ था, जिस संदर्भ में जो है कलेक्शन एजेंट जो थे उसके आवेदन पर एक केस दर्ज किया गया, जिस कांड संख्या 180/24 राजेपुर थाना। उक्त कांड के उद्भेदन हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय मोतिहारी के द्वारा एक एसआईटी का गठन किया गया था। गठित एसआईटी के द्वारा वैज्ञानिक तथा तकनीकी अनुसंधान करते हुए मामला ये प्रकाश में आया कि जो स्पंदन स्फूर्ति फाइनेंस बैंक के जो कलेक्शन एजेंट थे और जो ब्रांच मैनेजर और जो क्लस्टर मैनेजर है, उन तीनों ने अपनी मिलीभगत कर कंपनी के पैसा को बचाने के उद्देश्य से गबन कर लिया और इसका एक मनगढ़ंत लूट का घटना बनाया और कांड को जो है प्रतिवेदित इनके द्वारा कराया गया। उक्त तीनों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद उनसे पूछताछ की गई और पूछताछ के क्रम में उन लोगों ने अपनी सहभागिता स्वीकार। मोतिहारी पकड़ीदयाल से सी न्यूज संवाददाता चंद्रिका सिंह की रिपोर्ट। खबर मोतिहारी से, जहां दुर्गा पूजा समिति सुगौली बाजार द्वारा दुर्गा पूजा की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसको लेकर विधिवत पूजन किया गया। सुगौली के जयराम दास मार्केट में आयोजित दुर्गा पूजा को लेकर आयोजन समिति तैयारी में जुट गई है। इसी कड़ी में मेले के लिए गेट पंडाल बनाने हेतु जयराम दास मार्केट परिसर में महंत बाबा मनीष दास द्वारा विधिवत भूमि पूजन किया गया, जिसके बाद पंडाल निर्माण का कार्य शुभारंभ हुआ। पूजन के दौरान जय माता दी के जयकारे लगाए गए। मौके पर आयोजन समिति के सभी सदस्य उत्साहित दिखे, जिसके बाद बंगाल से आए कारीगर द्वारा पंडाल निर्माण का कार्य शुभारंभ हुआ। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। गिरिडीह के बरगंडा स्थित सुकन्या लक्ष्मी जन सहयोग फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट के बैनर तले आज 9 सितंबर सोमवार को गिरिडीह प्रखंड क्षेत्र के पूर्णानगर पंचायत भवन परिसर में एक दिवसीय निःशुल्क आयुर्वेदिक चिकित्सा एवं सलाह शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में भारत के प्रतिष्ठित आयुर्वेद दवाओं के निर्माता डाबर आयुर्वेद इंडिया लिमिटेड के सहयोग से निःशुल्क आयुर्वेदिक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। आज के इस शिविर में निःशुल्क चिकित्सा लाभ लेने के लिए पूर्णानगर पंचायत क्षेत्र के ग्रामीणों की काफ़ी भीड़ देखी गई, जिसमें महिलाएं, बच्चे व युवतियों की संख्या काफ़ी मात्रा में रही। इससे पहले संस्था की ओर से डाबर कंपनी से आए वैद्य और कंपनी के प्रतिनिधि चंदन कुमार गुप्ता को फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत किया गया, जिसके उपरांत 12 बजे दिन से शाम के 4 बजे तक लगभग 112 लोगों को आयुर्वेदिक पद्धति से निःशुल्क चिकित्सा व सलाह के साथ जरूरतमंद लोगों को डाबर की आयुर्वेदिक दवाओं का निःशुल्क वितरण भी किया गया। इससे लाभान्वित ग्रामीण काफ़ी खुश दिखाई दिए। इस मौके पर संस्था की फाउंडर शिल्पा कुमारी ने बताया, हमारी संस्था की ओर से पिछले कई वर्षों से लगातार इस प्रकार के जन कल्याणकारी कार्यक्रम का आयोजन समय समय पर किया जाता है। वहीं इस प्रकार के आयोजन से दूरदराज के ग्रामीणों को लाभ पहुंचाने पर काफ़ी उत्साहित महसूस करते हैं। इस उत्साह के बल पर हमारी संस्था इससे भी बड़ी व बृहद रूप में शिविर का आयोजन करने के लिए प्रयासरत है। सुकन्या लक्ष्मी जन सहयोग फाउंडेशन तथा डाबर इंडिया लिमिटेड के द्वारा आज चिकित्सा कैंप लगाया गया पूर्णानगर पंचायत भवन में। यहाँ पे हम लोगों ने 112 मरीजों के फ्री इलाज की तथा मुफ्त दवाइयाँ भी उपलब्ध कराई। गिरिडीह से सी न्यूज संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट।
राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर 14 सितंबर 2024 को आयोजित होने वाले कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस जिला जज औरंगाबाद राजकुमार ने बताया कि 14 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत मीडिया की भूमिका को लेकर बताया कि मीडिया का कार्य लोगों में जागरूकता बढ़ाने को लेकर काफ़ी अहम है। समाज में समाचार पत्रों के द्वारा लोगों में राष्ट्रीय लोक अदालत में मांगलिक सही निष्पादन को लेकर हम यहाँ चाहते हैं उन्हें बताते हैं, फिर बिना किसी भय के मामले का निष्पादन होता है। साथ ही गरीब, महिला, दिव्यांग लोगों का यहाँ निःशुल्क मामले का निपटारा होता है। साथ ही जिला जज औरंगाबाद में बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विभिन्न गतिविधियों को समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों में मीडिया द्वारा लगातार पहुंचाने से जागरूकता बढ़ी है। आखिर में उन्होंने बताया कि 14 सितंबर 2024 को लगने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में पिछली बार से ज़्यादा मामलों का निपटारा कराना है और इसमें आप सभी की भागीदारिता महत्वपूर्ण है। तो आयोजित होने वाले तीसरे राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए कुल 10 बेंचों का गठन किया गया है, जिसमें 8 बेंच औरंगाबाद और 2 बेंच जो है दाऊद नगर के लिए गठित किया गया है। अभी जो कोर्ट केसेस है, कोर्ट केसेस में 1930 केस जो है आइडेंटिफाई हुआ है, जिसमें प्री सीटिंग 69 केस में हुआ है और 42 केस में अवार्ड लग चुका है। उसमें 4000 केसेस में नोटिस इशू हो गया है और 2530 केस में सर्विस रिपोर्ट आ चुका है। जैसा कि आप सब अवगत होंगे, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नलसा द्वारा आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रमों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और यह इस वर्ष का तीसरा राष्ट्रीय लोक अदालत है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा पूर्ववर्ती आयोजित सभी राष्ट्रीय लोक अदालत से संबंधित विविध गतिविधियों में वृहत प्रचार प्रसार में सभी पक्षकारों का महत्वपूर्ण योगदान प्राप्त हुआ है। 14 सितंबर 2024 को आयोजित होने वाले सभी राष्ट्रीय लोक अदालत में सभी का महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त होता रहा है और आगे भी होता रहेगा, ऐसा आप सबों से मेरी अपेक्षा है। प्रिंट मीडिया का समाज में काफ़ी गहरा प्रभाव होता है और इसी का परिणाम है कि मीडिया लोगों के सहयोग के कारण जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक गतिविधियों के साथ साथ राष्ट्रीय लोक अदालत की चर्चा शहर से लेकर दूर सुदूर गांव तक होने लगी है और लोग स्वतः ही इसकी तिथि का इंतजार करते हैं, जो आपके लोगों के द्वारा दिए गए समाचार माध्यमों के से लोगों को सुलभ हो पाता है। 14 सितंबर 2024 को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत से संबंधित औरंगाबाद से सी न्यूज संवाददाता रमाकांत सिंह की रिपोर्ट। ग्वालियर में एक चिकन तंदूरी सेंटर संचालक की संदिग्ध मौत के बाद ना तो पुलिस उसकी सुनवाई कर रही है और ना ही थाने में शिकायत दर्ज की गई है। ऐसे में मृतक की पत्नी अब पुलिस अधिकारियों के चक्कर काट रही है। मृतक की पत्नी ने पति की दुकान के पास संचालित एक एक्स सेंटर संचालक पर पति की हत्या का आरोप भी लगाया है। महिला ने पुलिस को एक सीसीटीवी भी मुहैया कराया है, जिसमें उसका पति अंतिम बार एक्स सेंटर पर देखा गया, जहां उसकी मौत हुई। एसपी ऑफिस पहुंची महिला की शिकायत पर पुलिस अधीक्षक द्वारा मौके से ही थाना पुलिस को मामले में उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। दरअसल ग्वालियर थाना क्षेत्र के मैदाई मोहल्ला निवासी योगेश डुडेजा का चिकन सेंटर का काम है। पड़ोस में ही कल्लू एक्स सेंटर संचालित है। मृतक की पत्नी सिमरन का आरोप है कि 15 जुलाई की रात 11:30 पर पति का फोन आया, कहा कि घर आकर खाना खाएंगे, लेकिन देर रात तक जब घर नहीं पहुंचे तो फोन उनके पास आया कि तानसेन चौपाटी के पास उनके पति का शव मिला है। मैं मौके पर पहुंची तो पति सड़क पर गिरे हुए थे और जब डॉक्टर के यहाँ ले गए तो डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आइए जानते हैं इस विषय में मृतक की पत्नी सिमरन डुडेजा एवं पुलिस अधीक्षक ग्वालियर राकेश कुमार सगर का और क्या कुछ कहना था। सिमरन डुडेजा, मेरे हस्बैंड की हत्या कर दी गई है। कल्लू अंडे वाले ने हत्या की है मेरे हस्बैंड की। कब हत्या हुई थी, क्या पूछा? 15 जुलाई रात की बात है। मेरे हस्बैंड ने मुझे फ़ोन किया कि मैं घर आ रहा हूँ, रोटी बना के रखो। उसके बाद मेरे हस्बैंड का फ़ोन नहीं आया। मैंने फ़ोन लगाया 12:30 बजे, तो पुलिस वालों ने फ़ोन उठाया कि तुम्हारे हस्बैंड यहाँ गिरे पड़े हैं, इनको ले जाओ आके। जब हम वहाँ पहुँचे तो मेरे हस्बैंड गिरे पड़े थे। मैंने लोडिंग रोकी और हॉस्पिटल लेके गई। डॉक्टरों ने वहाँ मृत्यु घोषित कर दिया। मेरे संग कोई पुलिस वाला नहीं गया था, ना वहाँ पोस्टमार्टम होने दिया मेरे हस्बैंड का। पुलिस वालों ने। ये बताइए कि सीसीटीवी जो बाद में आपने चेक किया था उसमें क्या सामने आया था? उसमें मेरे हस्बैंड दुकान बढ़ाकर आ रहे थे तो अंडे वाले ने रोका। वहाँ पे 4 आदमी खड़े थे।
और अंडे वाले ने मेरे हस्बैंड को कुछ खाने के लिए दिया, मेरे हस्बैंड ने खाया, उन्होंने उसी के ठेले पे अपनी गर्दन गिरा दी। फिर अंडे वाले ने मेरे हस्बैंड की जेब से पैसे निकाले, उन्होंने आपस में बांटे, क्लियर दिख रहा है सीसीटीवी में। उसका आरोप है कि उसका पति कुछ समय पहले उसकी मृत्यु हो गई और अभी तक मर्ग कायम नहीं किया गया थाने में। क्या प्रॉब्लम? अभी मेरे संज्ञान में आया है, उस महिला का ये कहना है कि मेरे पति का जो है अननेचुरल डेथ हुई है और उस पर ना ही कोई पोस्टमार्टम हुआ है और ना कोई कार्रवाई हुई है। तो चूँकि अब वो समय उसमें हो चुका है काफ़ी, तो मैंने थाना प्रभारी को ये निर्देश दिए कि इसका मर्ग कायम करें, मर्ग कायम करके इसमें जांच करें, जांच के बाद जो स्थिति बनती है उसमें अगर अपराध बनता है तो अपराध पंजीबद्ध करें। महिला का आरोप है कि थाने के उसमें चक्कर लगा, उसके बावजूद भी मर्ग कायम नहीं किया गया। हाँ, तो वही उनकी आज जो है जनसुनवाई में शिकायत आई, तो उसी का निकाल करते हुए हमने निर्देश कर दिया है कि इसमें मर्ग कायम करें, क्योंकि अब मर्ग कायम तो इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि वो व्यक्ति ख़त्म हो चुका है। तो मर्ग कायम करके बस ये एक वीक पॉइंट रहेगा कि उसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ, लेकिन सर्कमस्टांसेस, एविडेंस प्लस उसके बाद जो CDR है उसके आधार पे हम लोग जांच करके और इसका बेसम्मत जो भी कार्रवाई हो आप करें। सर, महिला का ये भी कहना था कि घर पर जो सूचना है वो पुलिस के द्वारा ही दी गई। हाँ, तो वो जांच में अगर ये लापरवाही पाई जाएगी तो हम लोग फिर संबंधित लोग होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ठीक। ग्वालियर से सी न्यूज़ संवाददाता शिवम चौहान की रिपोर्ट। हरियाणा में इंद्री विधानसभा सीट से आज भाजपा प्रत्याशी विधायक रामकुमार कश्यप ने अपना नामांकन दाखिल किया है। नामांकन पत्र भरवाने के लिए कैबिनेट मंत्री एवं पूर्व CM मनोहर लाल पहुंचे थे। उन्होंने पहले लाडवा में नायब सैनी का नामांकन भरवाया, इसके बाद वो इंद्री पहुंचे। आपको बता दें कि मनोहर लाल खट्टर ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि 60 दिनों में नायब सैनी ने 126 घोषणा की है, जो कांग्रेस के 10 साल के कार्यकाल पर भारी है। उन्होंने दावा किया है कि हरियाणा में बहुमत के साथ सरकार आएगी, क्योंकि अभी तक बीजेपी के सारे कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं हुए हैं। इससे भी ज़्यादा कांग्रेस के जितने कैंडिडेट होंगे नकारा कैंडिडेट होंगे। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि आने वाली 12 तारीख के बाद ही बता सकेंगे कि कितनी सीटें बीजेपी जीतेगी। कांग्रेस की हार निश्चित है और कांग्रेस दूसरे दलों की तरफ भी हाथ बढ़ा रही है। आप बता दें कि रूठे हुए नेताओं को मनाने के सवाल पर मनोहर लाल ने कहा कि सभी रूठे हुए कार्यकर्ताओं को मना लिया जाएगा, क्योंकि एक जगह पर टिकट के कई चाहन होते हैं, थोड़ा रूठने की बात जरूर आती है, लेकिन हम सबको मना लेंगे। लाडवा में नामांकन करा के आया हूँ और सर्वदूर उत्साह को देख करके मैं ये दावा कर सकता हूँ कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में ये बनने जा रही है। और हम 10 साल के अपने कार्यकाल और उनके 10 साल के कार्यकाल की बात तो बहुत दूर, मैं ये भी कहता हूं कि पिछले 2 महीने में यानी 60 दिनों में हमारे नए मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने लगभग 126 घोषणाएं की हैं। अगर हिसाब लगाएंगे तो 126 घोषणाएं ही कांग्रेस के 10 साल पर भारी पड़ती हैं। और वो का बहुत बड़ा प्रचार होता हुआ नजर आ रहा है, क्या लगता है तीसरी बार फिर से भाजपा मैंने बोल दिया कि तीसरी बार पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़े बहुमत से बनेगी। देखिए, पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये तो जब सारे कैंडिडेट आ जाएंगे, क्योंकि बहुत सीटें हमारे अपने कैंडिडेट पर निर्भर करती हैं और इससे भी कहीं ज्यादा कांग्रेस के जो नकारा कैंडिडेट होंगे, जेल में बंद कैंडिडेट होंगे, जो बेल में है, बेल पर है, कोई जेल में है, उन सब का। और आगे अभी तो आधे से ज्यादा उनके बाकी बचे हैं, अभी तो आधे कैंडिडेट भी उन्होंने घोषित नहीं किए हैं। तो ये जो तमाशा उनका चल रहा है, रोज कुछ ना कुछ नई बातें सुनने को मिलती हैं। मुझे लगता है शाम तक एक बड़े नेता उनके कोई ना कोई बड़ा एक खेल हो सकता है। ये सब चीजें 12 तारीख के बाद ही हम आपको बताएंगे कि कितनी सीटें हम जीतेंगे, कितनी कांग्रेस की जनता जो है उनको दे पाएगी। लेकिन कुल मिलाकर के हार इसी नाती से कांग्रेस की नजर आ रही है कि कांग्रेस अब जो है दूसरे दलों की तरफ भी हाथ। हरियाणा से सी न्यूज़ संवाददाता बिंदल शर्मा की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से, जहां थाना बंडा क्षेत्र के गांव बाबूपुर में नाली विवाद को लेकर एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें कि आज 10 सितंबर थाना बंडा क्षेत्र के ग्राम बाबूपुर में मारपीट व फायरिंग में मृत्यु हो जाने के संबंध में मनोज कुमार अवस्थी, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण शाहजहांपुर महोदय ने और क्या कुछ कहा, ये आपको सुनवाते हैं। आज प्रातः लगभग 10 बजे थाना बंडा को 112 द्वारा ये सूचना दी गई कि ग्राम बाबूपुर में मुकेश शुक्ला व बैगीशनाथ दीक्षित के परिवार के बीच झगड़ा हो रहा है। 112 वहाँ पहुँचती इससे पूर्व ही वहाँ मुकेश शुक्ला द्वारा झगड़े के दौरान बैगीशनाथ दीक्षित पर फायर कर दिया गया, जिससे
उनको उपचार के लिए CHC ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है तथा अन्य वैधानिक कार्रवाई संपादित कराई जा रही है। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राजू यादव की रिपोर्ट। सिवनी जिले की लखनादौन जेल में कैदी 5 महीने से उपजेल लखनादौन में कैद था। बताया जा रहा है वो चोरी डकैती की धारा में जेल में था, जिसकी उम्र करीब 35 वर्ष थी। कैदी के परिजनों ने डेड बॉडी को देखा, जिसमें उन्होंने बताया कि कुछ जगह चोट के निशान हमने देखे हैं और मुंह में ब्लड भी लगा हुआ था। परिजन जेल पुलिस को मारपीट का आरोप लगा रहे हैं। आपको बता दें कि लखनादौन थाने की TI KP धुर्वे के द्वारा बताया जा रहा है कि जेल से फ़ोन आया कि एक कैदी को घबराहट हो रही है, उसे लखनादौन अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पता चल सकेगा कि कैदी की मौत कैसे हुई है। आइए जानते हैं इस विषय में कैदी के परिजन एवं TI लखनादौन थाना KP धुर्वे ने और क्या कुछ जानकारी दी। सूचना प्राप्त हुई है कि एक कैदी था यहाँ जेल लखनादौन में जी। करीब 4-5 माह से वो जेल में बंद था जी। और जेल द्वारा सूचना दी गई है कि कल गिनती हो रही थी और घबराहट हुई, जिससे उसको हॉस्पिटल में यहाँ भर्ती कराया गया था, जहाँ उसकी मृत्यु हो गई है। उस संबंध में मर्ग कायम हुआ है और उसमें जो है जुडिशली उसमें जांच हो रही है। डॉक्टरों के पैनल द्वारा उसके PM कराया जा रहा है। सिवनी से सी न्यूज़ संवाददाता ईश्वर दीक्षित की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।